हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इकोनॉमी 2021 का हम पेपर देखने जा रहे हैं पीवाईक्यू की नज़र में। और इससे पहले भी हमने कई बार डिस्कशन किया है, तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो। और इस सीरीज को लाने का जो उद्देश्य है हमारा वो ये है कि जैसे बच्चे क्या करते हैं कि कई बार उनके मेंटर, उनके अध्यापक, उनके टीचर जो है उनसे बोल देते हैं कि आप जाकर के पीवाईक्यू देखिए। तो बच्चे करते क्या हैं कि वो पीवाईक्यू किस तरह से देखना है उनको नहीं पता होता है, और उनके मेंटर भी उस तरह से नहीं बता पाते हैं। कायदे से तो मेंटर को उनको सही तरह से गाइड करना चाहिए कि किस तरह से उनको पढ़ना है, किस तरह से पीवाईक्यू से हमें हमें अपने मतलब की चीज़ें निकाल लेनी है। तो इस सीरीज का उद्देश्य वही है कि बच्चों को जो एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको सही दिशा देना। और मूलतः इस जो सीरीज है इसको लाने का हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि हम आपको थीम एनालिसिस करवा पाएँ कि थीम यूपीएससी कैसे रिपीट करता है। कई बच्चे कहते हैं यूपीएससी पेपर रिपीट नहीं करता, रिपीट करता है लेकिन दिमाग से करता है, वो हम पकड़ नहीं पाते हैं। जब आप गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पकड़ में आने लगेंगी चीज़ें। जैसे कई लोग आपको ये नहीं बताते हैं कि जो मेंस का सिलेबस है वो प्री और मेंस का एक साथ पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये तो सभी बता देते हैं कि प्री एक साथ पढ़िए, लेकिन क्यों पढ़ना चाहिए, मेंस का क्यों पढ़ें? तो हम बताते हैं आपको कि मेंस का क्यों पढ़ना चाहिए। मेंस का क्योंकि यूपीएससी के अभी तक के 2013 से 25 तक के सवालों का अध्ययन करने के बाद ये फील हो गया है, ये महसूस होने लगा है, मुझे महसूस हुआ है कि यूपीएससी मेंस के सिलेबस को कहता है कि आप प्री और मेंस का सिलेबस एक साथ पढ़िए। क्योंकि प्री में आप देखिए सिलेबस डिफाइन नहीं है, मेंस में ठीक ठाक करके उन्होंने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम इससे तोड़ निकालिए कि यूपीएससी पीवाईक्यू देखने के बाद ये एहसास होने लगा कि यूपीएससी क्या करता है कि आपको प्री मेंस के सिलेबस दोनों को एक साथ तैयारी करने के लिए बोलता है। तभी हम लगभग 1.5 से 2 साल की तैयारी करके ही यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। ठीक, आपको भी पता होगा कि इससे पहले आप अगर चाहो तो एग्जाम दे भी दोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे, आपको गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा। और करने का तरीका हम जो बता रहे हैं, अगर इस तरह से आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि मैंने आज जो है मेंस के सिलेबस को और ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया है, अच्छे से आप देख सकते हो। मैंने एक एक पॉइंट को अलग से इलेबोरेट कर दिया। मैं आपको कई बार आपको जो है मेंस के संदर्भ में, मेंस जब कराता था, अभी कराऊंगा भी, कई लोग घबराए नहीं कि मेंस नहीं कराया जाएगा, मेंस कराया जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बस ऐसे अभी पीटी की तैयारी करते रहिए, क्योंकि प्री नहीं निकलेगा तो फिर मेंस में आप प्रदर्शन कैसे कर पाओगे। मेंस के समय में बहुत मतलब आपको भयंकर तरीके से जो है स्टडी कराई जाएगी और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है, तो मेंस के संदर्भ में मैं बताता था कि आपको सिलेबस के एक एक पॉइंट को एलिब्रेट करके बढ़िया से जो है उसके बारे में 5-5, 10-10 पॉइंट आपको लिखना है। हालांकि मैंने यहाँ पर 5-5, 10-10 पॉइंट दिए नहीं आपको, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनके बारे में कम से कम 10-10 पॉइंट मेंस के संदर्भ में, प्री के संदर्भ में है इसलिए मैंने इनको छोटा सा लगा रखा है कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में है क्या। कई बार लोग पढ़ते क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, मेंस के सिलेबस में लिखा है योजना, संसाधन जुटाना, प्रगति, विकास और रोजगार, बस इतना पढ़ लिए। अब इसके बाद मैं भी नहीं बताता था आपको अपने टॉपिक में, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव रहता था, तो मैं ऊपर से ऐसे पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार संबंधित विषय, बस इतना पढ़ के चला गया। मुझे लगता था कि कई बार मैं अंदर से विचलित हो जाता था कि मैं इसको बारे में आपको अच्छे से बताऊं, लेकिन हमारे पास समय नहीं रहता था। अभी भी समय नहीं है, लेकिन हम फिर भी आज जो है, आज क्योंकि मैंने इसको बहुत समय दे करके लगाया है, तो आप उसके विषय में आपको अच्छे से डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि आपको प्री का सिलेबस दिखा देते हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने इस सीरीज का फायदा ले लिया, पीवाईक्यू की नजर लाने का श्रेय हमारा ऐसे ही नहीं था, मतलब ध्येय हमारा, उद्देश्य हमारा ऐसे ही नहीं था कि हम ऐसे उठाए और चल दिए, क्योंकि ऐसी सीरीज आपको अन्य संस्थानों में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसमें मेहनत पड़ती है, पता होना चाहिए कि क्या चीज़ पढ़ानी है, कैसे बतानी है, कैसे यूपीएससी ने पूछ लिया। हम जब बता रहे हैं तो आप लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही चीज़ अगर मैं आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगूँ, अपना फायदा ढूंढने लगूँ, आपको कोर्स बांटूँ और भी बहुत सारी लग्जरी चीज़ें इसमें दिखाने लगूँ कि ये चीज़ वो चीज़, दुनिया भर की कोचिंग संस्थानों से इधर उधर का ये करूँ, और आप जो है सोचोगे कि हाँ सर तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम आपके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होने देंगे। और हिंदी माध्यम का रिजल्ट आप ही लोग तय करेंगे, आप लोग मेहनत करने वाले। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम का बच्चा मेहनत नहीं करता है, बहुत मेहनत करता है, बस उसको सही दिशा नहीं मिल पाती। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको सही दिशा दें और आपके साथ किसी प्रकार का छलावा ना हो। ठीक, तो हम चलते हैं 5वें नंबर। जैसे आप जो है जीएस फर्स्ट में जाओगे, जीएस फर्स्ट मतलब प्रीलिम्स का सिलेबस। तो जीएस फर्स्ट का मतलब आपको पता ही है, प्रीलिम्स का पहला पेपर, और सेकंड पेपर सीसैट होता है, उसको जीएस सेकंड बोल देते हैं। सीसैट जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो आपको पता ही होगा। तो इसमें जब जीएस फर्स्ट के 5वें नंबर पॉइंट पे जाओगे तो इसमें लिखा आर्थिक और सामाजिक विकास। ठीक, अब इसमें 2 चीज़ लिख दी कि मतलब आर्थिक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर हाइफन लगा है, अब हम रुकेंगे। इसके बाद क्या है, सतत विकास, कि अगर कोई भी विकास करेंगे, ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो उसमें ऐसा विकास होना चाहिए कि पीछे से आने वाली जो जनरेशन है उस संसाधनों का यूज वो भी कर सके। ऐसा ना हो कि हम जल का, पानी का, खनिजों का इतना दोहन कर लें कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना, और जब कुछ बचेगा नहीं तो वो स्वतः ही मर जाएगी। गरीबी को कम करना है। ठीक, समावेशन,
इसमें समावेशन के कई प्रकार होते हैं, जैसे सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन, ठीक है, और भी पक्ष होंगे कि मतलब सभी लोगों का विकास होना चाहिए। मान लो कोई हाशिए पे पड़ा है, पीछे पड़ा हुआ है, पीछे खड़ा है लाइन पे, तो उसको उठा करके भी बाहर सामने लाना कि आप भी विकास के भागीदारी बनेंगे, ठीक। फिर जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक, डिविडेंड मैंने जोड़ दिया, डेमोग्राफिक आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले, जैसे सरकार कोई योजना लाती है तो उसके बारे में दिखना। अब इससे तो आपको पता नहीं चला कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब हमको समझ में भी नहीं आ रहा, तो हम यहीं पर अब क्या करेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे। लेकिन पीवाईक्यू से पहले हमको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि हमें भैया मेंस का सिलेबस भी तो देख लें, मेंस में क्या दिया हुआ है। तो मेंस में क्या है, जैसे आप मेंस के जीएस थर्ड में जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा होगा, क्योंकि मैं सिलेबस को आप आज जो है अच्छे से आपको बता दूं, क्योंकि डिटेल एनालिसिस भी हम लेकर के आएंगे। तो सिलेबस उसमें एक एक पॉइंट अच्छे से पहले दिन डिस्कशन कर दूंगा मैं। जैसे इकोनॉमी का लाऊंगा तो इकोनॉमी का सिलेबस बढ़िया से डिस्कशन कर दूंगा एक बार, फिर इसके बाद साइंस टेक का कर दूंगा। इसी तरह से मतलब सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, सबका कर दूंगा। इसलिए क्योंकि एक बार करूंगा शुरू में, पहले ही वीडियो में, सबके पहले वीडियो, जैसे इकोनॉमी का पहले वीडियो में कर दूंगा, फिर दूसरा वीडियो साइंस टेक का लाऊंगा तो उसमें साइंस टेक का कर दूंगा। तो इस तरह से सारे वीडियो, पॉलिटिक लाऊंगा तो पॉलिटिक कर दूंगा। फिर उसके बाद फिर अगले वीडियो से समय नहीं खर्च होगा, बस पहले वीडियो में जो चीज़ बता दी गई, अगली बार से सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, ठीक। अब क्या, जैसे कि जीएस थर्ड में जाओगे आप यूपीएससी मेंस के सिलेबस में, तो वहां पर आपका क्या दिया है, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित रहना, तो आर्थिक विकास के बारे में तो शुरू के 10 पॉइंट सिर्फ आर्थिक विकास से, तो हमने उन्हीं के पॉइंटों को निकाल करके यहाँ पर रख दिया इकोनॉमी में। अब क्या है कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, अब पहले पॉइंट को हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक। अब क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार, यही तो है। अब आर्थिक योजना में क्या आएगा, जैसे पंचवर्षीय योजना है तो ये तो अब समाप्त हो गई है, तो अब सरकार ने क्या कर दी, नीति आयोग, जो दीर्घकालीन दृष्टिकोण योजना को क्रियान्वित करती है, ठीक, आपको पता है। अब संसाधन, दूसरा पॉइंट क्या है, संसाधनों को जुटाना, यहाँ पर अब संसाधन जुटाना, अब आपको यही नहीं पता होगा कि संसाधन जुटाना का मतलब, यूपीएससी लिख दिया यहाँ पर कि संसाधनों को जुटाना। अब संसाधनों को जुटाने का मतलब क्या है, क्या जुटाना, संसाधन, कौन से संसाधन, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया। मेंस के संदर्भ में इसको और हम अच्छे से बताएंगे, जैसे कर लगा करके संसाधन प्राप्त करना, ऋण, ठीक है, विदेशी निवेश, बाहर से किसी निवेश को एफपीआई, एफडीआई के माध्यम से निवेश आकर्षित करना, पीपीपी मॉडल अपना करके, इस तरह से आपको अच्छे से मैं इसके बारे में और डिटेलिंग बढ़िया से मेंस के समय बताऊंगा। अभी क्या है कि हमारे पास समय नहीं, हम पीटी के सिलेबस को देख रहे हैं। फिर विकास और प्रगति, विकास और प्रगति यहाँ पॉइंट लिखा है, तो हमने इसको भी विकास को और प्रगति को अलग से डिफाइन, जैसे जीडीपी, जीएनपी, मानव विकास सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य, हमने कितनी प्रगति की, जीडीपी मतलब ग्रोथ, कितना डेवलपमेंट किया, कितना ग्रोथ किया, यहाँ विकास के संदर्भ में यही होगा, ठीक, कितना ग्रोथ किया। फिर जीएनपी कि मतलब जीडीपी में तो बाहर के लोग भी जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पता होगा कि मान लीजिए भारत है, भारत के अंदर विदेशी भी काम कर रहे हैं जो निवासी है यहाँ के, और हम भारतीय भी यहाँ पर जो नागरिक है वो भी काम कर रहे हैं, तो दोनों की आय जुड़ेगी, ठीक। फिर जीएनपी में क्या हो जाता है, ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या हो जाता है कि हम क्या करते हैं कि विदेशी जो यहाँ भारत के अंदर कमा रहे हैं इनको बाहर कर देते हैं, ठीक, इनको बाहर कर देते हैं, और जो विदेशी, जो हमारे नागरिक बाहर काम कर रहे थे, जो भारतीय नागरिक मान लो यूएसए में काम कर रहे थे, उनको हम अपने आय में जोड़ लेते हैं, ठीक। ये तो अंतर हो गया, अभी उसकी मैं डिटेलिंग नहीं बताने जा रहा, ठीक। फिर मानव संसाधन, इससे हमारी ग्रोथ, प्रगति के बारे में पता है, हमने कितनी प्रगति की, पहले हमारी जीडीपी कितनी थी, अब कितनी है, आपने देखा होगा ना, पहले से हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर विकास, मानव विकास सूचकांक, एसडीआई में कितनी, एसडीजी में क्या हमारे लक्ष्य प्राप्त किए हमने, ठीक है, 7 लक्ष्य हैं। अभी आपको एक वीडियो भी हमने इसी संदर्भ में डलवाया था, मैं उसी समय डिस्कशन कर रहा था, मैंने बोला कि आप इसको भी डालिए, बच्चों को पता होना चाहिए। फिर रोजगार, अब रोजगार का मामला आपको पता है, बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो यूपीएससी संभावनाएं मेंस में रखेगी इससे सवाल बनाने की, ठीक है। तो ऐसे सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। रोजगार, अब इनके विषय में 10-10 पॉइंट आपको 5-5 पॉइंट बना के दे दूंगा बढ़िया से। तो मेंस के समय में जैसे रोजगार संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न आता है मेंस में, तो आप इनके बारे में बढ़िया से 5-10 पॉइंट लगा के लिख दीजिए। फिर संगठित और असंगठित क्षेत्र, औपचारिक व अनौपचारिक रोजगार योजनाएं, जैसे मनरेगा, अब इसको हटा दो, ठीक, मनरेगा की जगह अब वीबीजी राम जी आ गया है ना, उस योजना के बारे में यूज कर लो। फिर स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रही है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में भी धीरे से कि इनकी क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या नुकसान हो गए, इनके आने से क्या हमारी अभी हम विकास कर पाए, उतनी तेज गति से इन योजनाओं ने फायदा हमारे देश को दिया कि नहीं दिया। तो ऐसे ही जो है सारे पॉइंटों को अच्छे से इलेबरेट करेंगे। हमने देखो सारा लिख दिया है, ये जब हम क्या करेंगे, समावेशी विकास। अब जैसे डिटेल एनालिसिस जब हम लेकर के आएंगे तो उससे पहले हम इस बढ़िया से सिलेबस उसी पॉइंट में डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने सारा सबको लगा रखा है, सरकारी बजट, सिलेबस के जो पॉइंट है, देखो यहाँ पर सरकारी बजट है, ये देखो एक एक पॉइंट को मैंने 10 पॉइंट है, 10 पॉइंटों को बढ़िया से एलिब्रेट करके डाल दिया है। ये कृषि में संबंधित विषय, कृषि सहायता, एमएसपी, पीडीएस, खाद्य सुरक्षा। फिर यहाँ पर भारत में खाद्य प्रसंस्करण
एवं संबंधित उद्योग जैसे कार क्षेत्र और महत्व कृषि उत्पादों को मूल्य वर्धित बनाना, जैसे फल से जूस, दूध से पनीर। आपको पता है कि प्रोसेसिंग कैसे होती है कि मान लो गेहूँ खरीदा, गेहूँ को उद्योग मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले जाया गया, गेहूँ को पीसा गया, उससे आटा बनाया गया, आटे से आटा बनाया, आटे से क्या बन गया, ब्रेड। अब ब्रेड बन गया, उसको मार्केट में बेचा गया। दूध किसान से लिया गया, उसको पनीर बना के मार्केट में बेचा गया। किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार सृजन, रोजगार का सृजन करना, निर्यात क्षमता बढ़ाना। हमें निर्यात भी तो करना है क्योंकि भुगतान संतुलन को मैनेज करना है। ठीक, खास सुरक्षा पोषण। अब ये सब पॉइंट अच्छे से डिस्कशन करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना। बस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप हमारे ऊपर विश्वास कर सके कि हम आपके साथ किसी प्रकार का कोई छलावा नहीं कर रहे हैं, आपको बढ़िया से चीज़ें बता रहे हैं। अब जैसे ये एक स्थान, हमने स्थान लिए, कुछ स्थान को ले लिया, जैसे महाराष्ट्र में फूड फलों का क्या होता है, प्रसंस्करण होता है। पंजाब हरियाणा में अनाज का, केरल में मसाले, गुजरात में डेयरी उद्योग, आंध्र प्रदेश में मत्स्य उद्योग। तो ये क्षेत्र एक दो हमने बता दी, बाकी आपको अच्छे से इनके बारे में और अच्छे से पढ़ना है। जब मेंस के टाइम आएंगे तो मेंस के टाइम में इनको अच्छे से एलिब्रेट कर देंगे। ठीक, ये ऊपरी अपेक्षाएं, अपस्ट्रीम, नीचे की अपेक्षाएं, डाउन स्ट्रीम, ये सब सिलेबस में लिखा है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, चुनौतियां कौन सी हैं। ठीक है, फिर इनके बारे में और अच्छे से, जैसे ये 7 नंबर में भारत में भूमि सुधार। तो भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है, भूमि का समान वितरण हो, किसानों को सुरक्षा हो, कृषि उत्पादन बढ़े। अब ऐसे ही जो है सिलेबस का पॉइंट आ गया, कोई मतलब कि कोई प्रश्न यूपीएससी ने मेंस में पूछ लिया कि भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में खतरों पर विचार कीजिए, या आप भारत के भूमि सुधार के संदर्भ में ये बताइए कि क्या कहाँ तक जो है हमारी जो किसानों की जो भूमि है उसका समान वितरण हो पाया है, समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। ठीक, तो एक पॉइंट तो उद्देश्य के बारे में यही आप उठा के डाल सकते हो। ठीक, फिर उपाय में भूमि स्वामी अधिकारों को उन्मूलन, भूमि का पुनर्वितरण, भूमि का सीमा, किराएदार सुधार, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से जब पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें डालोगे। चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं इनमें। ठीक है, राजनीतिक दबाव, अपूर्ण क्रियान्वयन, क्षेत्रीय असमानता। फिर देखिए ये 8 नंबर में उदारीकरण का अर्थव्यवस्था प्रभाव, एलपीजी सिस्टम आया था। फिर 9 नंबर में बुनियादी ढांचा, 10 नंबर में निवेश मॉडल। हमने इसको बहुत बढ़िया से जो है सिलेबस, ऐसे आपको सिलेबस कहीं मिलेगा ही नहीं। अब हमारा देखकर कोई पढ़ाने लगे तो अलग बात है। ठीक है, तो इसके विषय में आपको अच्छे से पढ़ना है। समझ में आया, ये चीज़ें देखोगे, इस तरह से पढ़ोगे तो आपको समझ में। ऐसे हम इलेबरेट करके बढ़िया सिलेबस आपको बताएंगे। बाकी आप डिटेल एनालिसिस जब हम लेकर के आएंगे, अभी आप परेशान मत होना कि अभी सर ने बस दिखा के ललचवा दिया, बाहर कर दिया, इस परेशान मत होइए। हम आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे और बढ़िया से आपको पढ़ाएंगे। अभी आप क्या है डिटेल एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं तो उसमें हम अच्छे से इसको बताएंगे। अभी क्या है कि हमको केवल प्रश्नों को एक नज़र में देखना है। ठीक, अब आर्थिक मंदी, मैंने आपको हमेशा बताया कि इकोनॉमी में आपको बैंकिंग अच्छे से पढ़नी। ठीक, बैंकिंग बार बार मैं बोलता हूँ, बैंकिंग को अच्छे से घोंट लीजिए क्योंकि यूपीएससी इनसे सवाल बनाएगा। बजट है, आर्थिक नीतियाँ हैं इन पे। ठीक, अब देखिए आर्थिक मंदी, इसका मतलब क्या है, आपको मुद्रास्फीति अच्छे से पढ़ना है। मुद्रास्फीति का उल्टा भी पढ़ना है कि मुद्रास्फीति का विपरीत क्या होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति से संबंधित जितनी भी शब्दावली है उनको अच्छे से पढ़ना है। तो अब आर्थिक मंदी में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक मंदी में क्या होता है। लोगों की डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। मान लो डिमांड है वो क्या होगी, कम हो गई, तो लोग मार्केट से सामान ही नहीं खरीद रहे हैं। तो आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। क्या हो सकता है कि इसका मतलब क्या है कि आर्थिक मंदी में लोगों के अंदर डिमांड नहीं क्रिएट हो रही। डिमांड क्यों नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। तो मान लो ये बैंक है, बैंक ने क्या किया, मार्केट में पैसा डालना है। अब जैसे अब इनकी डिमांड नहीं है, लोगों के अंदर डिमांड नहीं है, तो हम डिमांड को बढ़ाएंगे। डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब हम क्या कर दें, एक तो मौद्रिक नीति के थ्रू कर सकते हैं। मौद्रिक नीति के थ्रू, एक मौद्रिक नीति होती है, एक आपकी राजकोषीय नीति होती है। ठीक, तो मौद्रिक नीति में हम क्या करेंगे कि ब्याज, बैंकों से कह दें कि अपनी ब्याज दर क्या कर दो, इंटरेस्ट रेट घटा दो, इंटरेस्ट रेट घटा दिया। राजकोषीय नीति में क्या हो सकता है कि हम टैक्स को कह दें कम कर दें, शुल्क को कह दें कम कर दें। तो लोग क्या, टैक्स कम कर देंगे तो लोगों के पास क्या हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। जब पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। लोगों के इंटरेस्ट रेट बैंक ने कम कर दिया तो लोग क्या करेंगे, बैंक से ज़्यादा पैसा निकालेंगे, लोन लेंगे। तो क्या करेंगे, तब भी लोगों के पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे। दोनों चीज़ किसे में, अब आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर रिवीजन हो गया। अब रिवीजन होने के बाद आपने क्या किया कि आर्थिक मंदी के बारे में जितना प्रश्न में दिया हुआ है हम इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि कर की दरों में कटौती के साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। ब्याज दर अगर कम कर देता तो सही हो जाता कि ब्याज कर की दर में कटौती, वही हमने कहा। इसका मतलब राजकोषीय नीति में परिवर्तन कर देना और यहाँ इसके साथ साथ ब्याज दर में कमी कर देना। तो यहाँ तो वृद्धि कर रहा है, तो ये ऐसे गलत हो गया। ठीक, फिर सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में वृद्धि करना। सार्वजनिक परियोजना जैसे सड़क, पुल, इनमें क्या कर देना, व्यय खर्च करना। जबकि इनमें खर्च करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड क्रिएट होगी। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। लेकिन हम अभी आंसर नहीं बताने जा रहे हैं, हम आपको केवल यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे आपको क्लियर होगा। यहीं पर आपका रिवीजन भी होता है। कर की दरों में वृद्धि, कर की दरों में तो वृद्धि हम करेंगे नहीं ना,
कर की दरों में तो कटौती करनी है, तो ऊपर वाला सही हो, कटौती करनी है, साथ में ब्याज दर में कमी करना। अब यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ये चीज़ इधर लिख दी, ये चीज़ इधर लिख दी। अगर ये चीज़ सेम हो जाती तो सही हो जाता, तो हम इसको भी गलत कर देंगे। फिर सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में कमी करना, व्यय में वृद्धि करोगे तभी तो लोगों को भाई पुल बनाना है, पुल नहीं बनाओगे तो क्या होगा, रोजगार सृजन नहीं होगा तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी, डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो आर्थिक मंदी दूर नहीं होगी। तो इसलिए बी कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर आंसर नहीं बता रहे, हम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक एक ऑप्शन के बारे में अच्छे से बता रहे हैं कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। ऐसे ही आप रोक रोक करके एक एक प्रश्न को अच्छे से सोच सोच करके पढ़िए। मैंने तो एक ये बता दिया, अब मैं दोबारा 2-3 क्वेश्चन बस अपने मन से बताऊंगा, बाकी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ऐसे आप रिवीजन करिए, ऐसे देख करके आपको थीम। अब जैसे आर्थिक मंदी से संबंधित कॉन्सेप्ट है, अब ये क्या दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। तो आर्थिक मंदी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर यहीं पर जो है मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ लो, यूपीएससी आगे पूछेगा भी, देखा मैं दिखाऊंगा आपको, मुद्रास्फीति के बारे में आपसे पूछ लेगा। मुद्रास्फीति के साथ साथ और क्या हो सकता है कि बैंकिंग से क्या, बैंक में क्या दिक्कतें आएंगी, ठीक है, मतलब बैंक से मुद्रास्फीति के समय बैंक का क्या रोल होता है, सरकार का क्या रोल होता है, ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। अब देखिए शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में अभी मैंने आपको बताया है कि अप्रैल 2025 की मैगजीन में सर ने आपको, अभी इकोनॉमी का कराएंगे ना तो आपको बताएंगे, उसमें एक राज्य एक सहकारी बैंक की अवधारणा को, एक राज्य एक सहकारी बैंक की बात करी जा रही है, ठीक है। अब एक राज्य एक सहकारी बैंक का मतलब क्या है, यहाँ पर शहरी सहकारी बैंकों के बारे में इसका मतलब यूपीएससी ने पूछा, तो अगली बार क्या है कि यूपीएससी इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, एक राज्य एक सहकारी बैंक, तो क्या फिर से नहीं पूछ सकता। अब इनके बारे में सामान्य कथन पूछना है। अब मैं डिटेल से जब आऊंगा तो ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा कैसे किया जाता है। भाई सब कुछ तो आपको नहीं पता होगा, बस आप बेसिक चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इनको इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं क्वेश्चन। जैसे इंप्लीमेंट करना आप सीख गए तो क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएगा। और चुपचाप ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है, जैसे कुछ कथन समान होते हैं उनको मान लिया जाता है कि ये सही होगा, फिर दूसरा समान पढ़ा ये भी सही होगा, फिर तीसरा समान पढ़ा ये नहीं हो सकता। ये कभी आएगा जब ये चीज़ें तब आएंगी जब आप कम से कम 5,000-6,000 क्वेश्चन यूपीएससी के देख डालोगे। इसका मतलब 15-16 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो गए 2011 से लेकर के 2025 तक। बढ़िया से कर लो तो जो है 15 साल के पेपर आपके हो गए। और 15 साल के पेपर 1500 क्वेश्चनों से आपका अनुभव हो जाएगा यूपीएससी का कौन सा कथन सही होगा कौन सा गलत होगा। फिर चलते हैं आगे। अब देखो मुद्रास्फीति आ गया। निम्नलिखित में कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति हो सकता है। अब देखो सार्वजनिक ऋण की चुकौती करना, ये तो कैसे होगा, जैसे आपने सरकार ने कोई लोन लिया बाहर से, ठीक है, उसी को वापस कर दिया, तो इससे कहाँ से मुद्रास्फीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, मान लो कि सरकार बजट बना रही है, उसने क्या किया, जनता से लोन ले लिया, ठीक। बजट घाटे के वित्तीयन लोन कैसे लेगी, ऐसे थोड़ी ले लेगी, बॉन्ड जारी कर देगी, डिबेंचर जारी कर देगी, इस तरह से मतलब सरकार का जो है बॉन्ड वगैरह जारी करके पैसा ले लेगी। बजट घाटे वित्तीय उधार लेना बैंकों से भी उधार लेती है, लेकिन उसका मुद्रास्फीति पर क्या ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा, इनडायरेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्ट पड़ेगा। फिर बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, अगर नई मुद्रा सृजन कर दिया तब तो लोगों के पास बहुत पैसा आ जाएगा, और जब लोगों के पास बहुत पैसा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु की अपेक्षा, किसी वस्तु की अपेक्षा क्या हो जाएगा, मूल्य का रेट, जो पैसा है उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो पता चला आपको वेनेजुएला का आपने उदाहरण देगा कि एक बर्गर लेने के लिए आपको ढेर सारे पैसे लेके जाने पड़ते थे। तो ये कथन आपको अच्छे से, इसका मतलब मुद्रास्फीति आपको अच्छे से पढ़ना, फिर से यूपीएससी पूछ लेगा, क्योंकि ये सब मुद्रास्फीति में सीपीआई क्या होती है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, इनको अच्छे से पढ़ो। जब ये अच्छे से पढ़ लोगे तभी तो आप कर पाओगे। ऐसे ही तो हमको थीम, अब यही थीम रिपीट होती है, अब क्या इससे यूपीएससी पूछेगा नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। फिर क्या हो रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर, मतलब कि अन्य बातों को क्या करते हैं हम, न्यूट्रल कर दें, रोक दें। अगर रोक दें रहने पर किसी वस्तु के लिए बाजार मांग, मतलब कि मार्केट डिमांड बढ़ सकती है यदि क्या हो, किसी इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, जैसे कि स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट। अब जैसे क्या आ गया कि चाय का रेट बढ़ गया, ठीक, चाय का रेट बढ़ गया, तो अब इसकी जगह, चाय की जगह क्या यूज हो सकती है, कॉफ़ी लोग पीते हैं, तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। चाय का रेट बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये कथन सही हो सकता है, ठीक। इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि, जैसे कि मान लो चाय है, चाय का सिंपल उदाहरण लेंगे, और चीनी है। चीनी क्या है भाई, चाय तभी बनेगी जब आप चीनी का यूज करोगे, ठीक, चीनी या चाय पत्ती, सॉरी चाय तो चाय हो गई, तो चीनी आप, तो इसका मतलब जैसे चाय का रेट बढ़ गया तो क्या होगी, इसकी पूरक की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। पूरक कीमत में कैसे वृद्धि हो जाएगी, ये भी कथन हमको क्या घटेगी ना, मान लो, सॉरी ऐसे समझो कि चाय की कीमत, जैसे मान लो चाय, चीनी के रेट में वृद्धि होगी, ठीक, तो चाय लोग पीना कम पसंद करेंगे, कि ये क्या है कि भाई ऐसा ना हो जाए, क्या हो जाए कि महंगी हो जाएगी चाय। भाई चीनी का रेट बढ़ गया तो ऑटोमेटिक आप दुकान में जाते होगे तो आप खुद ही देखते होगे कि भैया चाय आज 6 रुपये की होगी, वैसे 5 रुपये की मिलती थी एक कप चाय, तो उन्होंने कहा भैया चीनी का रेट देख रहे हो मार्केट में कितना बढ़ गया, तो आपने क्या किया, चाय पीना कम पसंद करोगे। इसका मतलब
पूरक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री, ये चीनी की वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं घटोतरी हो जाए। ठीक, समझ में आया? मतलब चाय के रेट में घटोतरी हो जाएगी डिमांड में। फिर वस्तु अधिक घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में वृद्धि, जैसे मेरे आय में वृद्धि हो जाए तो मैं घटिया वस्तु को नहीं खरीदूंगा। मतलब जब पैसा आ गया तो अच्छी चीज लो। तो तीन भी, आय में वृद्धि होती है तो घटिया किस्म, तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय में, तो ये भी नहीं होगा। इसकी कीमत घटती है, किसकी? जब बाजार मांग में किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ती है, यदि इसकी कीमत घटती है। किसी वस्तु की अगर कीमत घट जाए, मान लो ब्रेड का पैकेट पहले 10 रुपए का था, अब कितने का हो गया? 5 रुपए का, तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये भी सही हो गया। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत, आप आंसर चूज कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ ये बताऊंगा कि आपको चीज़ों को कॉन्सेप्ट की उससे पढ़ना है, कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएंगे। समझ में आया? अब आगे पढ़ते हैं हम। अब आरबीआई के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है, किस अधिनियम से होती है। ठीक है, फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो होता है उससे क्या होता है, बैंकों को रेगुलेट किया जाता है। फिर एक आरबीआई एक्ट है, उससे क्या होता है। दोनों को अच्छे से जब पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपके हाथ में होंगी। ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये मैंने इंग्लिश में भी लगा दी जहाँ पर मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने जिनसे बोला था लगाने के लिए उन्होंने तो लगाया नहीं, तो मैं जब पढ़ता हूँ तो इन्हीं को इंग्लिश में भी खोज करके इंग्लिश वाला वर्जन लेकर के लगा देता हूँ कि आप अच्छे से दोनों को देख पाओ। अब इसको पॉज करके आप देखना कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में सम्मिलित किया जा सकता है। किसे सम्मिलित किया जा सकता है? विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड, मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक, वैश्विक निक्षेपागार डिपोजिटरी प्राप्तियां, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट जीडीआर, फिर अनिवासी विदेशी जमा, नॉन रेजिडेंस फॉरेन डिपॉजिट। अब आप इसमें क्या हो सकता है, एफडीआई की परिभाषा आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि एफडीआई में क्या क्या आता है। जब आप इसको पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे, आप आराम से कर लोगे। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे अर्थव्यवस्था मुद्रा गुणक मैंने पिछली बताया, 2019 के पेपर में बताया, 2020 में भी बताया आपको। ये मुद्रा गुणक से संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछता है अच्छे से। अब इसको आप देख लीजिए। अब जैसे क्या कह रहा है, ये बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, CRR। अब क्या होता है, मुद्रा गुणक का मतलब क्या है? मुद्रा गुणक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मुद्रा गुणक का मतलब है कि मनी का मल्टीप्लायर करना। जैसे कि बैंक के पास मान लो 100 रुपये हैं, ठीक है। अब बैंक क्या करेगी, ये 100 रुपये, मान लो आपने ए नाम के व्यक्ति ने 100 रुपये जमा किए, ठीक, ये 100 रुपये का। अब ये 100 रुपये का क्या करेगी, 10 लोगों को बांट देगी। 100 रुपये एक लोगों से मिला, लेकिन इसने क्या कर दिया, 10-10 करके लोन कर दिया, 10-10-10, सबको 10-10 रुपये दे दिए। इसका मनी का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तब क्या करें, बैंकों की आरक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि। मान लो 5 रुपये वो CRR के रूप में आरबीआई के पास रखता था, ठीक, अब वो क्या हो गया, उसको 10 रुपये रखना। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, 10 रुपये रखना। इसका मतलब जो 100 रुपये उसके पास थे, 100 रुपये से 10 रुपये तो उसने क्या कर दिया, आरबीआई के पास रख दिया। तो उसके जो मनी मल्टीप्लायर करने की 100 रुपये की क्षमता थी, वो 90 हो गई। इसका मतलब कम हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। बैंकों के सावधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि। अब SLR है, SLR कहाँ रखना होता है, बैंकों के अपने स्वयं के पास रखना है। मान लो पहले 20 रुपये रखना था, आप कह दिया 30 रुपये रखना है आपको। आरबीआई नियम लाता है ना कि आपको 30 रुपये बैंकों को अपने पास रखना है। 100 रुपये में से 30 रुपये उसने उसको दे दिया, 10 रुपये पहले CRR के रूप में दे दिया, तो 40 रुपये तो ऐसे घट गए, तो उसका 60 रुपये उसके पास मनी मल्टीप्लाई के लिए बचा। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेविंग और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंकों में डालें, तो ये हो सकता है। तो बैंकिंग आदतों में वृद्धि, ये तो हमने पिछली बार भी पढ़े थे, तो ये हो सकता है। लेकिन देश की जनसंख्या में वृद्धि, अगर देश की जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो जरूरी थोड़ी कि भाई आज 1 साल का बच्चा है, बैंक की आदतें, बैंक में थोड़ी पैसा जमा करने चला जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। सी सही होगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, मनी मल्टीप्लायर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो मनी मल्टीप्लायर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। भारत में काले धन के सृजन के संदर्भ में सृजन के निम्नलिखित प्रभावों के साथ भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण क्या है। ये यूपीएससी बहुत ज़्यादा जो है ऐसे सवाल कॉन्सेप्टुअल पूछता है। अब जैसे स्थावर संपदा है, इसका मतलब परचेजिंग रियल एस्टेट का मतलब स्थिर, यहाँ स्थावर का मतलब स्थिर संपदा। अचल संपत्ति होती है ना जो चल नहीं सकती, सॉरी। अब इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक। सरकार की चिंता क्या क्या हो सकती है, काले धन का जो सृजन हो रहा है, आपको पता है कि इस समय काफ़ी चर्चा में चलता है ये, इससे भी यूपीएससी बनाएगा। तो इसके बारे में आपको अच्छे से प्रमुख चिंता कारण क्या है, कि जैसे कि रियल एस्टेट क्रय और विलासता, लग्जरीज आवासों, विलासता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का उपयोजन, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश, जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे और क्षेत्रवाद का विकास। अभी देखो पिछले साल आपको पता है जो SBI के थ्रू चुनावी बॉन्ड थे ना, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बारे में यूपीएससी
चुनाव आयोग ने बंद कर दिया था और शायद कोर्ट ने भी मना कर दिया था, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में काफ़ी चर्चा में चल रहा था। तो यूपीएससी ने पिछली बार तो नहीं पूछा, इस बार ये हो सकता है घुमा के पूछ ले, तो आपको अच्छे से ये देखना है, ठीक है। सॉरी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। अब ये क्या है, कर की चोरी। कब कर अपवंचन का मतलब क्या होता है, कर की चोरी के कारण राजकोष की राजस्व। अब इनमें सबसे बेहतर उदाहरण क्या है, जब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इनके बारे में न्यूज़ वगैरह में पढ़ रहे होगे तो आप आराम से कर लोगे। आगे चलते हैं। भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको अच्छे से पढ़ना है कि नियत मजदूर क्या होते हैं, अनियत मजदूर क्या होते हैं। जैसे अनियत देखा था, तुरंत नियत के बारे में पढ़ो, फिर इसके बारे में इनके तीनों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना। अभी यूपीएससी इनमें से खेलेगा, ऐसे प्रश्नों को आप जरूर टैकल करिए, जिससे क्या हो कि आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए मुद्रा का मूल्य। अब यूपीएससी अभी देखिए आपका रेट क्या है, रुपए के मुकाबले डॉलर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और रुपए का मूल्य घट रहा है। अभी रुपए कितना हो गया, 90-91 के आसपास हो गया है, ठीक है। अब इसमें यूपीएससी आपसे तुरंत इस बार फिर से प्रश्न बनाएगा, तो इसके बारे में आपको अच्छे से मुद्रा के मूल्यन के बारे में आपको पढ़ना है। मुद्रा मूल्यन का वीडियो हमने डाल रखा है, आप चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन खुद से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं कहेंगे आपको कि हमारा यूट्यूब देखो, ये करो वो करो, बस आपको ये है कि आपको बस अच्छे से मैं गाइड कर रहा हूँ, बस उस गाइड के थ्रू आपको जो भी मिले उसको अच्छे से बस सही तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक। अब इनको एलिब्रेट करेंगे जब डिटेल एनालिसिस में बढ़िया से, कि विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाता है, ये तो सही हो सकता है। मान लो जैसे कि 1 किलो चावल पहले क्या था, 80 का था, ठीक है, अभी भी 80 का है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि जैसे हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम चावल को जो है डॉलर 1 डॉलर कितने का था, 80 रुपये के बराबर था, ठीक। अब क्या हो रहा था कि हम 80 रुपये में 1 किलो चावल बेच रहे थे, कि कोई विदेशी व्यक्ति, मान लो यूएसए का कोई व्यक्ति है, उसको चावल चाहिए, तो उसने 1 डॉलर हमें दिया और क्या कर लिया, 1 किलो चावल हमने उनको दे दिया, ठीक। अब क्या होगा, अब डॉलर का मूल्य क्या हो गया, 1 डॉलर का मूल्य 90 रुपये हो गया मान लो, ठीक है। अब वो क्या करेगा, 1 डॉलर ही हमको देगा, और अब चावल हम उसको क्या कर देंगे, 1 किलो 100 ग्राम उसको देंगे, 1100 ग्राम हम चावल उसको देंगे। मतलब कैसे, 1100 ग्राम से ज़्यादा 80 रुपये का है तो 8 रुपये का क्या मिलेगा, 100 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम चावल मिलेगा ना, 8 रुपये का 100 ग्राम चावल, तो 8 रुपये और प्लस 2 रुपये का और 10 रुपये का चावल हम और उसको एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि 90 रुपये, पहले 80 रुपये का चावल लेता था, वो 90 रुपये के लेगा, 10 रुपये हम उसको, 10 रुपये उतने 1 ही डॉलर में उसको हम 90 रुपये की चीज़ें देंगे। तो लोग क्या करेंगे, विदेशी, जैसे मान लो यूएसए का व्यक्ति चाइना से भी सामान खरीद सकता था, चाइना में अभी क्या है, 1 डॉलर में 1 किलो ही चावल मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, चाइना से ना खरीद कर भारत से खरीदेगा। तो ये तो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन कुछ संदर्भ में अच्छा हो सकता है, ज़्यादा हमारे संदर्भ में नहीं अच्छा होता, ठीक। कि घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्यों को बढ़ाता है, विदेशी मूल्य तो घट गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। फिर व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, व्यापार संतुलन में सुधार कहाँ लाता है, ये एक संदर्भ में तो आप सही सोच रहे हो कि निर्यात हमारा बढ़ेगा, लेकिन ये कई संदर्भों में गलत हो सकता है। भाई आयात भी तो हम उसी हिसाब से कर रहे हैं, आयात करेंगे तो उसमें नुकसान होगा, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको और अच्छे से मुद्रा मूल्यन को अच्छे से पढ़ना, ये तो मैंने ऐसे नॉर्मल बता दिया, आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपकी हाथ में होंगी, क्लियर होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब देखिए सरकारी बॉन्ड प्रतिफल ये सब आपको पढ़ना है, ट्रेजरी बिल वगैरह ये अच्छे से पढ़िए। जैसे यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, यूएसए जो कार्रवाई करता है उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई का क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति अल्प अवधि ब्याज का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे चलते हैं हम। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, अब आपको पता है कि एक डिमांड पुश इन्फ्लेशन होता है डीपीआई, एक होता है सप्लाई पुश इन्फ्लेशन, ठीक। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें वृद्धि निम्नलिखित में किन कारणों से होती है। विस्तारवादी नीति आपको पता है कि क्या होती है, कि बैंक की ब्याज दरें कम हो जाती हैं। राजकोषीय प्रोत्साहन क्या होता है, ठीक। उच्च क्रय शक्ति, बढ़ती ब्याज दर, मुद्रास्फीति संकुचन, मजदूरी इन्फ्लेशन, इंडेक्सिंग, वेजेस, ये क्या होता है आपको अच्छे से देखना है। ये शब्दावली को, इनके एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे हम लोग, बाकी आप अपने स्तर से अभी देख लीजिए, ठीक है। फिर वाटर क्रेडिट, अभी जैसे नई शब्दावली, अब ये जैसे आपने नहीं पढ़ा, एकदम से जो है क्या हो जाता है, ये आ जाता है आपके एग्जाम में। अब वाटर क्रेडिट है, आप कार्बन क्रेडिट पढ़ते हो, कार्बन क्रेडिट तो अच्छे से पढ़ते होगे, उसी के संदर्भ में इसको दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन चुपचाप किया करो, रोक करके पॉज करके इनके बारे में सोचा करो कि क्या हो सकता है। वाटर क्रेडिट है, ऐसे कार्बन क्रेडिट था, अब हमको उस समय नहीं पता है, ऐसे 2 4 5 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं पता होंगे, ऐसे में आप जो है कॉमन सेंस अपना अप्लाई कर गए, लगा दिए, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। फिर अंतिम उधारकर्ता क्या होता है, लेंडर फॉर लास्ट रिजॉर्ट्स के रूप में केंद्रीय बैंक,
भारत में अंतिम उधारकर्ता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य समानता निम्नलिखित में से क्या होता है? जब कहीं आपको लोन ना मिले तो बैंक केंद्रीय बैंक देता है, तो बैंक क्या होती है? केंद्रीय बैंक से लोन लेती है। तो इनके विषय में आपको अच्छे से पढ़ना है कि अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकाय ऋण प्रदान करना। अब आपको लगे कि व्यापार और उद्योग निकाय ये कैसे बैंक, ये तो बैंक से लेते हैं लोन, ये आरबीआई से कैसे ले लेंगे? तो इसके बारे में आपको कुछ अच्छे से देखना है। फिर अस्थायी संकट के समय बैंकों की चलनिधि का मतलब जो बैंक पैसा लेते हैं उपलब्ध कराना। ये तो पता है कि भाई संकट अगर कोई आता है तो आप आरबीआई से रेपो रेट के माध्यम से, एमएसएफ के माध्यम से क्या लेते हैं? बैंक के लोन लेते हैं। तो दो तो आपको पक्का पता होगा, दो तो बिल्कुल सही है। तो दो के विषय में जहाँ जहाँ दो है वो तो आप सही हो जाएगा। फिर बजटीय घाटों के वित्तन के लिए सरकारों को ऋण देना। सरकार से ऋण तो लेता है लेकिन अंतिम उधारकर्ता के रूप में थोड़ी लेता है, वो तो डायरेक्ट सरकार को जरूरत होगी सरकार ले लेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डीमेट अकाउंट के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल, अब आपको मैंने बताया ट्रेजरी बिल आपको अच्छे से पढ़ना है। भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आपको देखना है। फिर बातचीत, सत्ताएं, लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग। भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापार मंच है, व्यापारिक मंच है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। ये क्या है? अब इनके बारे में आपको एक एक के बारे में अच्छे से देखना है, पॉज करना है, समझना है कि यूपीएससी क्यों पूछ रहा है ऐसे सवाल। ठीक, तो फिर यहीं तक 15 सवाल थे, 16-17 सवाल, ऐसे 15 सवाल के आसपास यूपीएससी हमेशा पूछता है। तो आपको इसके बारे में इकोनॉमी को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और बाकी हम डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे 1 जनवरी से। आप लोग सपोर्ट करना, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल सही दिशा में, और कचरा नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, अच्छे से चीज़ें पढ़नी है, रिवीजन करना है बार बार, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाना है। बस ऐसे करोगे तो यूपीएससी आपका निकल जाएगा। ठीक, तो फिर दोस्तों यहीं तक रखते थे, धन्यवाद।